डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के संबंध में, जिसमें अपन ने 2 लेसन पढ़ लिए। तीसरा लेसन अपना चल रहा था आतंकवाद, राजनीतिक आपराधिकरण एवं भ्रष्टाचार, जिसमें अपन ने आतंकवाद के बारे में पढ़ लिया था। आज की कक्षा में पढ़ेंगे अपन राजनीति का अपराधीकरण, कि राजनीति में यह अपराधीकरण अपराध है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण, कि ये राजनीतिक अपराधीकरण अपन कहेंगे किसे, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है राजनीतिक अपराधीकरण का। तो राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ यह होता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, उसी का नाम राजनीतिक अपराधीकरण है। तो राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है, मैं इसका अर्थ लिख रहा हूं, राजनीति अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठ भूमि के लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उसे अपन राजनीतिक अपराधीकरण कहते हैं। कहने का भावार्थ यह हुआ कि राजनीति में प्रवेश लेने के लिए, या अपन कह सकते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए, या अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार से जब चुनाव होते हैं तब मतदाताओं को धन, बल, आतंक आदि के द्वारा प्रभावित करते हैं, उसी को अपन राजनीतिक अपराधीकरण कहते हैं। कहने का भावार्थ यह हुआ कि राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं, जिनके विरुद्ध में आपराधिक मामले चलते हैं, वो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो उसे अपन राजनीतिक अपराधीकरण कहते हैं। यानी कि और इनका जो मूल मकसद होता है वो सत्ता में बना रहना, या राजनीति में किस प्रकार से प्रवेश करना, या अपन कह सकते हैं कि किस प्रकार से सत्ता में पहुंचा जा सके, जिसमें ये सब प्रकार की नीतियों को अपनाते हैं। साम दाम दंड भेद जो भी नीति होती है इनकी, जैसे धन बल के सहारे, भय के सहारे, आतंक के द्वारा किसी न किसी प्रकार से राजनीति में बने रहने का प्रयास करते हैं, और इसे ही अपन राजनीतिक अपराधीकरण कहते हैं। अब देखते हैं अपन इसके अर्थ के बाद, ये जो राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ रहा है, इससे का जो मूल प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ रहा है। जैसे कि अपन सब जानते हैं, जैसे ही अपना देश जिस समय आजाद हुआ था, अर्थात अपन कहें कि जिस समय अपने देश से पहले अपने ब्रिटिश औपनिवेशिक के अधीन था, तो अपनी जो जीवन शैली थी वो एक प्रकार से बदतर थी। बदतर का अर्थ हुआ या बेहाल थी, यानी यहाँ पर लोगों का अथाह रूप से शोषण किया जा रहा था। और जैसे ही अपना देश आजाद हुआ तो प्रत्येक देश के नागरिक के मन में ये इच्छा या एक अपेक्षा उठी कि अब अपने जीवन में एक खुशहाली आएगी।
मगर वर्तमान की स्थिति में अगर देखें तो गरीब की स्थिति और भी बेहतर होती जा रही है। जो गरीबी अमीरी की जो खाई है वो लगातार आज भी बढ़ती जा रही है। अपने देश के इतने वर्ष हो गए आज़ाद हुए, उसके बाद भी आज भी गरीबों की वही स्थिति है जो पहले थी, कहीं ना कहीं उससे बदतर ही हुई है। तो इस स्थिति को मद्दे नज़र रखते हुए अपन कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी सुधार की भी आवश्यकता है वर्तमान समय में, जो इस प्रकार से राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ये राजनीतिक अपराधीकरण है वो बढ़ क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। राजनीतिक अपराधीकरण के कारण, यानी कि ये राजनीतिक अपराधीकरण के कारण क्या है उसके संबंध में अपन पढ़ेंगे। तो राजनीतिक अपराधीकरण का जो सबसे बड़ा कारण है वह है एक प्रकार से जो एक लोगों की जो भौतिकवादी प्रवृत्ति है वो, यानी कि एक प्रकार से स्वयं सुख भोगना चाहते हैं, दूसरे लोगों की भावनाओं की कोई अपन कह सकते हैं कि उसको कदर नहीं की जाती है उनकी, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनको अनदेखा किया जाता है। और पुलिस है, जो राजनीतिज्ञ हैं, नौकरशाह की जो प्रवृत्ति है, अपराधों में परस्पर एक प्रकार से अनैतिक रूप से सांठगांठ भी रखते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक अपराधीकरण का वह है गरीबी। अशिक्षा, यानी लोग शिक्षित नहीं हैं। और जो सबसे बेहतरीन है वह है बेरोजगारी। इस प्रकार की प्रवृत्ति में भी अपन कह सकते हैं कि इस राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। और जो जब चुनाव होते हैं उसमें भी राजनीतिक क्षेत्र में जो बाहरी तत्व हैं वो भी इनको प्रभावित करते हैं। और कानून को प्रभावशाली रूप से लागू न करने की व्यवस्था भी अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देती है। यानी कि अपने देश में जो नियम कानून है वो अच्छे से बना तो दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए धरातलीय स्तर पर तो वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से यह राजनीतिक अपराधीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो अपने देश की जो न्यायिक प्रणाली है वह भी बहुत लचीली है, उसमें बहुत अपन कह सकते हैं खामियां हैं आज भी, जिसकी वजह से ये एक राजनीतिक अपराधीकरण का मूल कारण है। यानी कि इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर जो लोग संलग्न पाए जाते हैं उसको काफी लंबे समय तक इस मामले को लंबित रखा जाता है, या अपन कह सकते हैं कुछ त्वरित उस पर निर्णय नहीं लिया जाता है। उसका भी प्रभाव एक प्रकार से इस राजनीतिक अपराधीकरण के बढ़ने में पड़ता है। और एक है अपने जो दलीय राजनीति व सत्ता प्राप्त करने की अत्यधिक जो लोगों की राजनीतिक लालसा रहती है, वो एक प्रकार से अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से अपन कह सकते हैं राजनीतिक अपराधीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। और साथ में अपन कह सकते हैं अपने देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका भी अभाव पाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और ये भौतिकवादी प्रवृत्ति हो ही गई। जनता में आपराधिक प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों की स्वीकार्यता, यानी जनता भी एक प्रकार से इस प्रकार से भ्रमित हो जाती है। और जो राजनीति में जो लोग आते हैं वो अपन ये कह सकते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको या तो धन बल के सहारे या अपन कह सकते हैं भय के वातावरण के आदि के सहारे जनता उनको स्वीकार कर लेती है, जिससे यह राजनीतिक अपराधीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो अपने निर्वाचन की प्रणाली है उसमें भी काफी खामियां हैं, उसकी वजह से भी यह राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ रहा है। यानी कि निर्वाचन प्रणाली की खामियां, यानी इसमें भी काफी कमियां हैं, उनमें भी सुधारने की आवश्यकता है। राजनीति में साथ में अपन कह सकते हैं धन बल का भी मिश्रण हो गया है, धन बल का भी मिश्रण हो गया, इसकी वजह से भी ये राजनीतिक अपराधीकरण लगातार बढ़ रहा है। निष्पक्ष, ईमानदार व राष्ट्र हित के प्रति कटिबद्ध नेतृत्व का अभाव है। यानी एक प्रकार से निष्पक्ष या ईमानदार नेतृत्व करने वाले जो राष्ट्र हित के लोग हैं, इस प्रकार के नेतृत्व का आज भी अपने देश के अंदर अभाव है, जिसके कारण एक प्रकार से अपन कह सकते हैं राजनीतिक अपराधीकरण लगातार अपने देश के अंदर बढ़ रहा है। इसी परिदृश्य में अगर अपन देखें
आज की स्थिति में भारत में राजनीतिक अपराधीकरण का वर्तमान परिदृश्य देखते हैं अपन कि कितने लोग राजनीति के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के संलग्न हैं। तो मैं यहाँ पॉइंट डाल रहा हूं, भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य इस अपराधीकरण के संबंध में देखा जाए। तो इस संबंध में अपन कहें तो मैं आपको पीछे की एक दो लोकसभा के चुनाव के संबंध में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या जिस प्रकार से निर्वाचित होकर संसद के अंदर पहुंचे, जिसे अपन अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, उसकी स्थिति के बारे में मैं आपको अवगत करवा देता हूं। यानी कि सबसे पहले तो अपन बात करते हैं 14वीं लोकसभा की, जिसका गठन किया गया था 2004 में। और उस समय जो कुल इस आपराधिक प्रवृत्ति से संबंधित जो सांसद पहुंचे थे, निर्वाचित होकर वो पहुंचे थे, सांसदों की संख्या थी जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे उनकी 128। यानी कि कुल जो सदस्य संख्या है लोकसभा की उनकी लगभग अपन कह सकते हैं 24% थी 2004 के अंदर 14वीं लोकसभा के गठन के समय। यानी 128 सांसद जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित चल रहे थे, ऐसे लोग निर्वाचित होकर संसद के अंदर पहुंचे थे। उसके बाद में 15वीं लोकसभा का गठन किया गया था 2009 के अंदर। उसमें जो सांसदों की संख्या थी वो बढ़कर हो गई थी 158, यानी कुल सदस्यों के लगभग 30%। और जो 2014 के अंदर जो 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था 2014 के अंदर, उस समय जो कुल सांसदों की संख्या थी वो लगभग 188 पहुंच गई थी जो आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न थी। और जो कुल लोकसभा सदस्यों की लगभग अपन कह सकते हैं कि 34% थी। ये संख्या 2014 तक हो गई थी। और पीछे जब ये 2019 के अंदर जब ये चुनाव हुए थे और 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था 2019 के अंदर, उस समय जो कुल सांसदों की संख्या है वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो सांसद थे जिनके विरुद्ध मामले लंबित चल रहे थे वो थे 233 कुल सांसदों का। और लगभग ये प्रतिशत का जो ग्राफ बढ़कर हो गया 43%, अपन कह सकते हैं कि लगभग 50% के पास ही पहुंच गया। तो ये आंकड़े अपने को बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति परिदृश्य के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो किस प्रकार से सत्ता में पहुंचते जा रहे हैं, इनका ग्राफ किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। जहां 14वीं लोकसभा की अगर अपन बात करते हैं 2004 की तो 24% थे, वहीं 17वीं लोकसभा 2019 में बढ़कर हो गई है 233 कुल सांसद जो लगभग लोकसभा का 43%। तो अब अपन देख सकते हैं कि अपने देश की स्थिति क्या है, किस प्रकार से अपने एक आम जन के प्रति ये लोग किस प्रकार से ये लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर सत्ता में पहुंच रहे हैं तो इन सब बातों के बारे में अगर अपन देखें तो ये जो राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो पिछड़ा वर्ग है, अपन कह सकते हैं दलित है, महिला है, आदिवासी जनजातियां हैं, उनको एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान हिंसक प्रवृत्तियों के द्वारा धन बल के आधार पर डरा धमका कर किसी न किसी प्रकार से अपने पक्ष में कर लेते हैं। और इस प्रकार से ये लगातार राजनीतिक अपराधीकरण अपने देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, जो अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इस प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए इस को अपने को सख्त कदम उठाने भी पड़ेंगे इसको रोकने के लिए। तो अब अपन देखते हैं इस राजनीतिक अपराधीकरण जो इस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है या इसके उपाय क्या हैं। तो अब अपन देखते हैं राजनीति जो अपराधीकरण के जो रोकने के उपाय हैं उनके संबंध में, यानी राजनीति के अपराधीकरण के रोकने के उपाय।
कि किस प्रकार से ये बढ़ता हुआ जो राजनीतिक अपराधीकरण है, जिससे अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती मिल रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं, उसके विरुद्ध जो मुकदमे चल रहे हैं, उसके शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात, और इससे भी पहले एक ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो भी इस प्रकार से राजनीतिक अपराधीकरण में संलग्न लोग हैं, उनको राजनीति के अंदर आने के लिए, अर्थात अपन कह सकते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यानी कि जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध जो मामले चल रहे हैं, इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के मामले, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए आपराधिक तत्वों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना चाहिए। यानी कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए। और जिन भी लोगों के विरुद्ध इस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के मामले चल रहे हैं, उसको निपटाने के लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो फास्ट ट्रैक न्यायालय है उसकी स्थापना की जानी चाहिए, ताकि उस मुकदमों पर शीघ्र सुनवाई हो और उसका निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा सके। अर्थात अपन कह सकते हैं जो अपराधी राजनीति में सक्रिय हैं, उसके विरुद्ध चल रहे मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए ये ध्यान रखना, फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी सुनवाई कर इस प्रकार के लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सके। साथ में ही अगर कोई राजनीतिक दल किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अगर ये अपने टिकट देता है, तो इस प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं उनको भी अपन कह सकते हैं एक प्रकार से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, या अपन कह सकते हैं उनकी जो राजनीतिक दल की जो मान्यता होती है उसको निरस्त कर देना चाहिए। और साथ में ही जो निर्वाचन आयोग है वो बिल्कुल निष्पक्ष और उसके पारदर्शिता होनी चाहिए। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एक निष्पक्ष व पारदर्शी जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया जाना चाहिए। यानी कि निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ताकि एक बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इन चुनावों को संपन्न करवाया जा सके। और जिसके खिलाफ 2 या 2 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं उसको तो बिल्कुल भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। और जो राजनीतिक दल जो इस प्रकार से व्यक्तियों को जो टिकट देता है जो राजनीतिक अपराधी में सक्रिय हैं, तो उस पर जुर्माना या दंड लगाने की विशेष दंड लगाने से संबंधित प्रावधान होना चाहिए। और तो वर्तमान समय में एक प्रकार से अपन ने देखा है कि पीछे कुछ समय से एक चुनाव के समय में जो वोटिंग होती है उसमें एक लास्ट का एक ऑप्शन भी होता है जिसे नोटा बोला गया है, नोटा, नॉन ऑफ द अवे अबो। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इस नोटा
का अर्थ यह हुआ कि अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का आ जाता है या सभी इस प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं तो उसको नोटा की भी व्यवस्था की गई है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि चुनाव में जीत न सके, यानी कि इसमें ये पुख्ता उपाय की व्यवस्था हो, ये वर्तमान में की भी गई है। इसके संबंध में भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए नरेंद्र नाथ वोहरा की अध्यक्षता में नरेंद्र नाथ वोहरा की अध्यक्षता में 1993 के अंदर एक कमेटी गठित की गई थी। 1993 में वोहरा समिति बनाई गई थी कि किस प्रकार से इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोका जाए, उसके सुझाव देने के लिए नरेंद्र नाथ वोहरा की अध्यक्षता में, जिन्होंने अपना जो प्रतिवेदन दिया था वो दिया था 5 दिसंबर 1993 में, जिन्होंने ये उपाय सुझाए थे कि किस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोका जाना चाहिए, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत में एक प्रकार से माफियों का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा है। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं सरकार या सत्ता पक्ष के एक समानांतर सरकारें चला रहे हैं, उनको किस प्रकार से पाबंद किया जाए और उसको निश्चित तौर पे एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो माफिया नेटवर्क है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार की समिति ने सिफारिश की थी। और जो राजनेता आपराधिक इन्होंने एक प्रकार से विश्लेषण किया था कि जो राजनेता हैं वो भी एक प्रकार से जो आपराधिक गैंग है उनका संचालन कर रहे हैं। और इसी वजह से जो राजनीतिक अपराधीकरण की वजह से ही इस प्रकार के जो राजनेता होते हैं वो अपने राज्यों में विधायक बन जाते हैं और केंद्र के अंदर सांसद भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार से अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए इस राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना होगा, सख्त से सख्त इसके विरुद्ध में कदम उठाने होंगे। और जो न्यायपालिका है उसको भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि निष्पक्ष रूप से सुव्यवस्थित तरीके से इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। और जनता को भी एक प्रकार से शिक्षित करना चाहिए इनके प्रति, ताकि वो मतदान के समय बिल्कुल निष्पक्षता और एक प्रकार से ईमानदारी के साथ राष्ट्र हित में अपना मतदान करे, ताकि अपने देश का अच्छे से विकास हो सके। तो ये राजनीतिक अपराधीकरण के संबंध में था। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ, उसके बढ़ने के कारण और उसको रोकने के उपाय क्या हैं इसके संबंध में। साथ में इस वोहरा समिति का संबंध किससे है, तो ये राजनीतिक अपराधीकरण से संबंधित थी, जिसका गठन नरेंद्र नाथ वोहरा की अध्यक्षता में 1993 में किया गया था। जिन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था वो दिया था 5 दिसंबर 1993 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। इस लेसन का जो एक पार्ट बचा है भ्रष्टाचार, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।